मरहबा मरहबा आमद रमजान है मरहबा खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है मरहबा तुझ पे सबके जाऊं रमजान तो अज़ीमो शान है तुझ में नाज़िल हक़ तआला ने किया कुरान है रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। एफजेन चैनल के नाजरीन, रमज़ान और सेहत ये ख़ास प्रोग्राम हम माह रमज़ान मुबारक में आपके लिए लाते हैं ताकि माह रमज़ान मुबारक की मुबारक साअतों को, मुबारक घड़ियों को, ये रोज़ों को, ये इफ्तारियों को, ये सहारी को आप अच्छे अंदाज से एक्सप्लोर करें, इसकी बरकतें, इसकी हकीकी मानों में जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी मिलें और माशाल्लाह रोज़ा एक अच्छे अंदाज से आप गुजार सकें। माशाल्लाह अल करीम पिछले एपिसोड में भी हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर तनवीर साहब ने माशाल्लाह इसमें बड़ी रोशनी डाली। हम डॉक्टर साहब को मरहबा वेलकम कहते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह पिछले एपिसोड में भी आपने बहुत अहम बातें हमसे जो है वो डिस्कस की, हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। आज भी एपिसोड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है और वो बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे खाने पीने से लेके। जी हाँ, कई बार दावत जो है वो दवा में तब्दील हो जाती है और कई बार आपकी दवा ये दावत की बरकत से भी दूर हो सकती है। तो क्या ऐसा करें कि हमारी जो दावत ये जो है वो हमें सेहतमंद रखे, किसी दवा में ना फंसाए और ऐसी दावत खाएं, ऐसी बरकत वाला खाना खाएं कि दवाओं से इंशाअल्लाह करीम में निजात मिले। तो उसके लिए आज इंशाअल्लाह करीम हम हमारे डाइट पर बात करेंगे। डाइट पर बात करने से पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि नाज़रीन तक आप एक ज़िम्नन एक बैलेंस डाइट, मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसे उर्दू में कहते हैं, ये हम पहले नाज़रीन तक पहुँचाएँ कि क्या होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट क्या होता है और एक कॉमन डाइट में क्या होना चाहिए जिससे एक आदमी सेहतमंद रहे। आम तौर पे डाइट में 6 कंपोनेंट्स होते हैं जी। पहला कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन, फिर फैट्स, उसके बाद में आता है फाइबर, फिर आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फिर आता है पानी। तो ये 6 चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जिस चीज़ से आटा बन सकता है, मिसाल के तौर पे चावल, गेहूँ वगैरह वगैरह, उसमें कुछ सब्जियां भी आती हैं जैसे आलू वगैरह, तो ये चीज़ें सारी कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। सही। कार्बोहाइड्रेट्स में आम तौर पे 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी रहती है और ज़्यादातर हमारे डाइट का हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। ऐसे ही है। उसके बाद आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में भी 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम रहती है, लेकिन प्रोटीन्स जो है वो आपके बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी जिस तरह से किसी बिल्डिंग को बांधने के लिए ईंट या पत्थर काम आता है, उसी तरह से आपकी बॉडी को बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन काम आता है। सही। उसके बाद आता है फैट्स। फैट्स में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, यानी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से रहती है। फैट जो है वो आम तौर पे कम इस्तेमाल होता है लेकिन ज़्यादा एनर्जी देता है। उसके बाद में होता है फाइबर। फाइबर आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। फाइबर जो है आपको डाइजेशन के बाद जो चीज़ें बाहर निकालनी होती है पाखाने के तौर पे, उसमें हेल्प करता है। फिर आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फिर जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पानी। तो ये सब मिला के एक हेल्दी डाइट बनता है। आम तौर पे जो है तकरीबन 45 से 50% कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं लोग, तकरीबन 30% के आसपास प्रोटीन्स लेते हैं और तकरीबन 20% के आसपास फैट्स लेते हैं। तो अलग अलग डाइट में इस कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाता है। कभी प्रोटीन्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कभी फैट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन एक आम डाइट जो है जो हर किसी को काम आ सकता है, वो जो है मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो 40-40-20 है। यानी 40% एनर्जी जो है आपकी वो कार्बोहाइड्रेट से आए, 40% एनर्जी है वो प्रोटीन से आए और 20% एनर्जी जो है वो आपकी फैट से आए। अब ये 40-40-20 किया किस तरह से जाए, तो इसका मैथमेटिक्स जो है वो आप कैलोरीज से करते हो। कैलोरीज एक यूनिट है जो आप यूज़ करते हो नापने के लिए कि आप कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो या कितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो आपके खाने पीने के तौर पे। तो ये जो है इसको कैलकुलेशन का आसान तरीका ये है, दरमियानी तरीका, कि आपका जो कुछ भी वज़न है उसको 30 से 35 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई बैठा हुआ है, आराम का काम करता है, तो उसको कम एनर्जी लगेगी।
कोई अगर हैवी वर्क करता है, मेहनत मजदूरी का काम करता है, तो उसको इससे ज़्यादा ज़्यादा लगेगा। लगी, सही। लेकिन मिडल वर्क जो है वो है 30 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से आप कैलकुलेट करके आपका जो पूरे दिन का रिक्वायरमेंट है उसको आप कैलकुलेट करोगे। वो जो भी रिक्वायरमेंट बनता है उसमें से 40% एनर्जी आप कार्बोहाइड्रेट से लोगे, 40% प्रोटीन से लोगे, 20% जो है वो फैट से लोगे। सही। दूसरा एक तरीका इसको कैलकुलेट करने का ये भी है कि आपको 1 ग्राम पर केजी, अगर कोई 60 किलोग्राम का आदमी है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। सही। तो मिनिमम 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन कैलकुलेट करना चाहिए। आमतौर से क्या होता है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो डाइट है उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ऐसा ही है। और प्रोटीन्स कम करते हैं। तो प्रोटीन्स कम करने की वजह से हमारे यहाँ पे हेल्थ सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इसमें सब में इशू होते हैं। हो सकता है मसल्स भी बिल्ड होने में जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रोटीन की कमी की वजह से होती होंगी। और ख़ास करके जब हम लोग रमज़ान की बात कर रहे हैं, रोज़े की बात कर रहे हैं, तो इसमें चूंकि हम लोग खाना कम खाने वाले होंगे तो इसमें मसल्स का वियर एंड टेयर यानी मसल्स में नुकसान होना ये ज़्यादा होगा। तो मसल के नुकसान को कम करने के लिए हमको प्रोटीन्स में इजाफा करना पड़ेगा। ऐसे ही। तो प्रोटीन्स कौन से हैं? जो वेजिटेरियन है उनके लिए सब किस्म की दाल, पनीर वगैरह ये आते हैं, और नॉन वेजिटेरियन के लिए चिकन, फिश, अंडा वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रोटीन्स में आते हैं। इसके बाद हमने फ़ैट्स की बात की। फ़ैट्स हम सब लोग पसंद करते हैं, तला हुआ खाना हम लोग सब ऐसा ही। पसंद करते हैं, लेकिन मेरे वो ख्याल से कल्चर, जो फूड कल्चर डेवलप हुआ है वो सबसे ज़्यादा फैट्स में ही हुआ है। तो वो जो चीज़ है टेस्ट तो बहुत देती है लेकिन वो नुकसान भी बहुत करती है। नुकसान इस तरह से करती है, आप मान लीजिए अगर आप एक समोसा खाते हो तो उसके किलो कैलोरीज हैं वो तकरीबन 3 रोटियों के बराबर है। ओह, तो आप 3 रोटी खा लोगे आपका पेट भी भर जाएगा, लेकिन एक समोसे से पेट नहीं भरेगा। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हो, बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम कर लेते हो, और ये सारी चर्बी, ये सारा जो तेल है वो जाके जमा कहाँ होता है? आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, आपके ऑर्गन्स के अंदर, जो आपको तकलीफ देता है। अल्लाह। तो बेसिकली आमतौर पे कंपोनेंट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पानी, इसमें हमको फोकस ज़्यादा करना चाहिए प्रोटीन्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिटेड रखना है, और फैट्स जो हैं वो सिर्फ हेल्दी फैट्स लेने हैं आपको। मिसाल के तौर पे देसी घी, जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, या फिर कोई भी तेल जो नेचुरल वे से बनाया गया हो उसको यूज़ करना है, और इस तरह से आपको एक हेल्दी डाइट ड्राई फ्रूट्स में भी कुछ ना कुछ जो है वो फैट होता होगा, ये भी हेल्दी फैट होता होगा। तो अब इस तरह की दीगर चीज़ें खाने के बजाय कुछ मुट्ठी या कुछ दाने ड्राई फ्रूट्स के भी खा लेने में मुझे लगता है आफियत होगा। बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स में भी फैट्स भी होते हैं, और उसके अलावा ओमेगा 3 वगैरह कुछ हेल्दी चीज़ें होती हैं जो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में या ब्रेन के अपकीप में उसको अच्छा रखने में भी बहुत हेल्प करती है। ड्राई फ्रूट्स के बारे में लोगों में एक आम समझ ये पाई जाती है कि ड्राई फ्रूट्स सिर्फ महंगे ही खाने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बादाम या सिर्फ पिस्ता ही खाना है। नट्स अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो सिंगदाना भी एक तरह का नट है। तो जिस तरह की ग़िज़ाइयत बादाम में है उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती ग़िज़ाइयत सिंगदाने में भी है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा खाना मतलब महंगा खाना। अच्छा खाना यानी पैसे ज़्यादा खर्च करना ये ज़रूरी नहीं है, उसमें सारे किस्म की ग़िज़ाइयत होना ये ज़रूरी है। मैं अगर आपकी बात को मतलब एग्री भी करता हूँ, लेकिन मैं अगर इसमें एक कंपैरिजन रखूँ तो आप देखिए तेल वाली और इस तरह की चीज़ें अब कितनी महंगी होती जा रही हैं, और लोग फॉर सेक ऑफ टेस्ट, फॉर यानी फूड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए इतने महंगे क्योंकि फूड व्लॉगिंग में आजकल इतना माहौल बना हुआ है कि महंगे चीज़ें लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो 3-4 बार बटर में जो है वो अच्छे से जो भी उन्होंने किया है, तो उससे बेहतर है कि आप जो है वो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा लें। तो मुझे ऐसा लगता है उसको रिप्लेस भी कर देगा, सेहत भी देगा, ताकत भी देगा, और बेहतर जो है वो फील कर पाएंगे। अब चूँकि मौजू ही हमारा जो है वो रमज़ान और सेहत का है, और माह रमज़ान मुबारक में खाने का जो रूटीन होता है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है। सुबह की सहरी, इफ्तार, और कई बार लोग जो है वो रात का खाना भी खा रहे होते हैं। तो अब चूँकि होता ये है कि पेट में जलन, तकालीफ़ें और ये सारी चीज़ों का सामना, जो कि हम कुछ झलकियाँ पिछले एपिसोड में भी डिस्कस कर चुके, लेकिन समझना ये है कि ऐसी सहरी, वो सहरी जो बैलेंस डाइट कहलाए, एक बैलेंस्ड सहरी कहलाए, उस सहरी को करने के बाद मैं हेल्दी भी रहूँ, मुझे वीकनेस भी नहीं आए, और हमारे एफजेन चैनल के नाजरीन हमको जो है वो दुआएं दें। तो ऐसी कौन सी सहरी आप जो है वो सजेस्ट करेंगे जिसको खाकर माशाल्लाह ये मुस्कुराए और हमें दुआएं दें? सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि पूरे दिन तक एनर्जेटिक बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है। सही। हमने बुजुर्गों से सुना है कि हमारी पीठ को सीधा रखने के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं। ऐसा ही है। तो सबसे पहले ये समझ लें, जब हम लोग खाना खाते हैं तो
अपने पेट के तकरीबन 3 हिस्से समझ लेना चाहिए, एक खाने से, एक पानी से और एक हवा के लिए खाली छोड़ बिल्कुल देना ऐसा ही है। तो इसको हमको फॉलो करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा सहरी खा लेंगे तो एनर्जी बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ है, आपने क्वांटिटी डिसाइड कर लिया, दरमियानी क्वांटिटी, तो उसके बाद में आपको करना ये है कि आपके खाने के अंदर आपको प्रोटीन्स की मिकदार सुबह के सहरी में ज़्यादा रखनी है। क्यों ज़्यादा रखनी है? क्योंकि आप काफ़ी अरसे तक भूखे रहने वाले हो, तो आपको ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो आपकी मसल को भी बिल्ड करे, लेकिन डाइजेस्ट होने में टाइम भी ले और एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज़ करे। सही। तो ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स में बहुत अच्छे से पाई जाती हैं, तो प्रोटीन्स आपको ज़्यादा लेने हैं। मिसाल के तौर पे आप गाढ़ी दाल ले सकते हो, आप चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, अंडे का वाइट पार्ट ले सकते हो, या फिर पनीर वगैरह ले सकते हो, ये प्रोटीन्स रखें। फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि ऐसा तो हम लोग बहुत कम खाते होंगे कि सिर्फ प्रोटीन्स खा लिया, किसी ना किसी तरह से चावल या रोटी हम लोग शामिल करते हैं। ऐसा ही तो ये जो कार्बोहाइड्रेट शामिल करते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमने आखिरी एपिसोड में जिक्र किया था कि जो जौ शरीफ है या फिर ज्वार, बाजरा, नाचनी यानी रागी वगैरह, इस तरह के जो ग्रेन्स हैं उसको यूज़ कर लें, तो वो भी हमको लंबे टाइम तक एनर्जी देंगे, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे। इसके अलावा पानी की मिकदार बहुत ज़रूरी है। पानी को हम लोग काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं, खाने के चक्कर में पानी कम पिया जाता है और पानी कम पीने की वजह से बहुत सारी तकलीफ बाद में होती है। ऐसा ही है। अगर हम लोग कंपेयर भी कर लें तो एक आध बार इंसान कम खाने पे तो जी सकता है, लेकिन कम पानी पे जीना और ज़्यादा मुश्किल होता है। सही। तो पानी का क्वांटिटी हम लोग अच्छा खासा रखें। उसके अलावा क्या होता है कि हम लोग चूँकि दिन भर भूखे रह रहे हैं तो काफ़ी बार हम इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हम लोग दूर कर सकते हैं एक बहुत आसान तरीके से, और वो है कि चुटकी भर नमक पानी के अंदर मिक्स करके हम पी सकते हैं। लेकिन ये तभी लेना है जब आपका आम तौर पे नमक का कंजम्पशन कम हो। अगर आप आम तौर पे नमक ज़्यादा खा रहे होगे तो फिर ये एडिशनल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो बेसिकली सहरी का मतलब यह है कि प्रोटीन्स पे ज़्यादा ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स रखें, फैट्स को हेल्दी रखें, एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। ऐसा नहीं कि पूरा गले तक आने तक खाना ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है। तो ये हेल्दी सहरी आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगी। सहरी में जो तली हुई चीज़ें खाते हैं या बेकरी मटेरियल होता है सहरी में, इसके ताल्लुक से आप क्या गाइड करते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से ये भी डाइजेस्ट होने में वक्त तो लेगा, लेकिन ज़ाहिर है ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं करेगा। तो क्या टेस्ट के लिए ले सकते हैं या कितना ले सकते हैं आप? कितना इसको आप जो, क्योंकि आपने 20% का तो एक जनरल डाइट में कहा है कि 20% आप फ़ैट को जगह दे सकते हैं, तो क्या सहरी में कुछ भी हम जो है वो फ़ैट का आइटम ऐड नहीं करें? 20% का जो काउंट है ना, वो आपका जो सब्ज़ी में, सालन में, रोटी में लगा वगैरह तेल है, उसमें काफ़ी हद तक आ जाता है। तो डीप फ्राइड चीज़ें लेना ज़रूरी नहीं है। डीप फ्राइड चीज़ों में क्या होता है कि अगर आप डीप फ्राइड चीज़ें ले रहे हो तो उसमें पानी का कंजम्पशन भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको प्यास बहुत जल्दी लगने लगती है। उसके अलावा जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी, बैड कोलेस्टेरॉल जमा होना, ब्लड वेसल्स में कोलेस्टेरॉल जमा होना, हार्ट में ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तली हुई चीज़ों को सहरी में ना खाएं तो बेहतर है। तली हुई चीज़ें वैसे भी कम खानी है, और अगर खानी भी हैं तो वो रात के खाने में रखें तो ठीक रहेगा, बजाय इसके कि आप सहरी में उसको इंक्लूड करें। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, सहरी तो हमने बहुत अच्छे अंदाज से कवर कर ली, लेकिन अब खुशी खुशी एक अच्छे जो है वो फीलिंग के साथ, जिस तरह से जो है ना वो इफ़्तार का वक्त करीब आता है तो एक खुशी भी होती है, और जो भूख का वक्त गुजरा उसकी एक कमज़ोरी भी होती है। अब इफ़्तार सामने है और जो इफ़्तार है वो मैंने कबूल कर लेना है, तो अब क्या करना है? इफ़्तार में भी कुछ इस तरह का जो है कंसेप्ट है कि बैलेंस्ड इफ़्तारी करनी है, क्योंकि अब हो सकता है कि रात में खाना भी खाना है, तो अब मेरे को तो डाइजेशन और भूख का कोई मामला ही नहीं है। तो डट कर इफ़्तार करें, आधा पेट इफ़्तार करें? क्या इफ़्तार में हमें अपनी डाइट को मद्देनज़र रखना है कि भाई इफ़्तार के बाद मैं सेहतमंद रहूँ और दीगर तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे महसूस ना हो? जी, तो अभी आप 12 से 14 घंटे भूखे रह चुके हो, रोज़ा रख चुके हो। अब आपके सिस्टम को आप फिर से शुरू कर रहे हो, आपको डाइट आप फिर से आप अपने आप को दे रहे हो। सही। तो यहाँ पे जब शुरुआत करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसमें एनर्जी काफ़ी हो, लेकिन जो डाइजेशन में ज़्यादा हैवी ना हो। तो इसके लिए हम लोग इफ्तारी खजूर से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खजूर में एनर्जी भी बहुत अच्छी रहती है, डाइजेशन भी उसका ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, और हमको जो ब्लड शुगर लेवल कम हो चुके होते हैं तो वो तुरंत बढ़ भी जाते हैं। ज़बरदस्त। सिर्फ इसमें डायबिटीज़ जिनको है उनको ध्यान रखना है, क्योंकि उनको एक ही खजूर खाना है, उससे ज़्यादा ना खाएं तो उनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग को इफ्तार में ऐसी चीज़ ऐड करनी है जो हमारा पानी कम हो चुका है उस पानी को, डिहाइड्रेशन को पूरा करे, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी थे। तो इसके लिए शरबत
जैसी चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस शरबत में शक्कर बहुत कम हो, ना के बराबर हो, और उसके अंदर नमक थोड़ा सा हो, और इलेक्ट्रोलाइट्स या ताजगी के लिए दूसरी जो चीज़ें जैसे नींबू का शरबत या इस तरह की कुछ चीज़ें हम लोग उसमें ले सकते हैं। और कुछ हेल्दी लिक्विड जैसे सूप वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, विटामिन मिनरल बहुत सारे होते हैं, डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है। और आम तौर पे गहरे रमज़ान के दिनों में हम लोग फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करते नहीं हैं, जबकि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। ऐसे तो ही है। इफ्तार में फ्रूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, मशरूबात की क्वांटिटी कम हो, और रिफ़्रेशिंग शरबत जो है वही रहें। फ्रूट जूसेस, आप फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हो, लेकिन जो डायबिटिक हैं वो लोग ये नहीं लें, बाकी लोग उस चीज़ों को आप ले सकते हो। फ्रूट्स को अच्छा कंज्यूम करें, और फ्रूट्स में भी कोई महंगे फ्रूट्स लेना है ये ज़रूरी नहीं है। जो फ्रूट जिस जगह पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आम तौर पे नेचुरली उस सीज़न में जो फ्रूट मिलते हैं, वो सारे फ्रूट आप कंज्यूम कर सकते हो। तो ये इफ्तार में लेना चाहिए। आपने कहा कि इफ्तार के बाद खाना भी खाना है, तो लोगों की आदतें यहाँ पे भी डिफरेंट रहती हैं। कुछ लोग इफ्तार करके मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर खाना खाते हैं, कुछ लोग इफ्तार करने के बाद तरावी की नमाज़ तरावी पढ़ने अदा के करके। बाद खाना खाते हैं। तो जो इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खाने वाले हैं, उनको तो उनका इफ्तार जो है वो बहुत लाइट रखना ज़रूरी है, क्योंकि खाना फ़ौरन खाना है। और जो इफ्तार करके तरावी पढ़ के उसके बाद में खाना खाने वाले हैं, उनको थोड़ा सा प्रोटीन हैवी वाला जो इफ्तार है वो चलेगा। लेकिन किसी सूरत में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी है, जबकि मामला आजकल ये हो गया कि इफ्तार के दस्तरख्वान पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तली हुई या फास्ट मुझे फूड एक वाली ही हो वाकया जाती हैं। जो है वो याद आता है डॉक्टर साहब। एक जगह, यानी पिछले रमज़ान की बात है, एक जगह यानी मुंबई में एक जगह मैं पहुंचा, वहाँ इफ्तार थी। तो उन्होंने स्टार्ट में 4-5 थालियाँ ना फ्रूट्स की रख दी। तो मेरे साथ जो थे उन्होंने कहा यार वो आपका प्रोग्राम, यानी उन्होंने यूँ मुझे यानी छेड़ने के लिए कहा या कुछ, क्या लगता है आपका प्रोग्राम देख के उन्होंने इफ्तार रखी है, और आपके चक्कर में मेरे को भी सब फीका फीका खिलाएंगे। तो अब जैसे जैसे हमने माशाल्लाह यूँ समझे कि यानी खुशी थी, अल्हम्दुलिल्लाह दावत थी और करीब के थे, तो हमने फ्रूट्स वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह खाया। लेकिन जब फ्रूट खाकर कुछ हम डन से हो गए ना, फिर सरप्राइजिंगली उन्होंने 2 थाल लाई जिसमें तला हुआ कुछ था आइटम, लेकिन फ्रूट ऑलरेडी इतना खा चुके थे कि अब कैफियत नहीं थी कि जो तेल वाला खाना ज़्यादा खाने की। तो चखने के एतबार से थोड़ा मोड़ा लिया। तो मुझे ट्रिक बड़ी अच्छी लगी। अब चूँकि होता ही यही है कि क्रेविंग होती है ना डॉक्टर साहब, वो क्रेविंग जो होती है ना वो बिल्कुल, यानी थोड़ा फ्रूट खा लिया, लेकिन हाथ बार बार जो है ना वो तली हुई चीज़ों की तरफ जा रहा होता है। तो अब मैं क्या ऐसा करूं कि तली हुई चीज़ों से थोड़ा परहेज़ कर लूँ। एक तो मुझे ये बहुत अच्छा अंदाज़ लगा कि पहले सामने फ्रूट्स आ जाएं, जितने फ्रूट्स आ गए मैक्सिमम फ्रूट्स जब मुकम्मल हो जाएं उसके बाद तली हुई चीज़ ले आएँ, या अब तली वाली चीज़ें भी हैं और जो है फ्रूट्स भी हैं। तो अब मेरा माइंडसेट क्या हो कि मैं कितना फ्रूट कंज्यूम करूं, कितना तला हुआ जो है वो आइटम जो है वो खा सकता हूं, क्या इस पर आप रहनुमाई फरमाएंगे? ये जो कंजम्पशन वाला हिसाब किताब है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमको एक कैलोरी का बजट बनाना है, सही, कि आपके जिस्म को इतनी कैलोरी ज़रूरी है, और उसके अंदर ही आपको टोटल कंजम्पशन रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसी के अंदर आपको टोटल कंजम्पशन रखते हुए जो भी थोड़ी सी चीज़ें तली हुई आप ऐड कर सकते हैं, उतना आप कर सकते हो। बिल्कुल रमज़ान खुशी का महीना है, बहुत सारी बरकतों का महीना है, तो हम लोग यूँ तो नहीं कहेंगे कि आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, लेकिन हमको दरमियानी रवैया उसमें इख्तियार करना है। और दरमियानी रवैया ये है कि आप अपना कैलोरी काउंट करें, उसके अंदर जो तली हुई चीज़ें थोड़ी क्वांटिटी में आ सकती हैं वो ऐड करें, लेकिन उसमें भी जो कोई परेशान है, बीमार है, किसी को अगर डायबिटीज़ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको तो बिल्कुल भी सख्त परहेज़ करना है। और जिसको नहीं है उसको अपने कैलोरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर अंदर उसको बिठाते हुए लेना है, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खाओगे तो आपका वज़न भी बढ़ेगा और दूसरी तकालीफ भी होंगी। अच्छा, एक चीज़ मेरे अभी आपके बातों से जहन में आई कि इफ़्तार के बाद फिर इफ़्तार करते हैं, इफ़्तार कुछ थोड़ी करते हैं, उसके बाद नमाज मगरिब अदा करते हैं, और मगरिब की नमाज़ के बाद घर में आते हैं, फिर वो घर की इस्लामी बहनों को रिक्वेस्ट करते हैं और सारी इफ़्तार आती है, फिर इफ़्तार के बाद फिर इफ़्तार होती है। इस पर आप क्या फरमाएंगे? ये अमल कैसा है? क्या ये अच्छा भी है कि थोड़ा सा इफ़्तार करके नमाज़ पढ़ के आ गए, फिर आकर, या पहले फ्रूट खाकर नमाज़ पढ़ने चले गए, नमाज़ पढ़ के आए और फिर तली हुई चीज़ें खा लें? क्या आप इस पर गाइड करेंगे और आपका क्या ओवरव्यू है एक मेडिकल हेल्थ से रिगार्डिंग? देखो, रमज़ान का महीना सब्र का महीना, अपने मैदे को आराम देने का महीना और अपने हेल्थ को रीसेट करने का महीना सही है। तो अगर हम लोग गहरे रमज़ान की बात करें तो आम तौर पे हम लोग 3 बार खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। रमज़ान में भी अगर देखें तो 3 टाइम का खाना तो वैसे भी हो रहा है, सहरी, इफ्तार और रात का खाना। इसमें अगर आप चौथा वाला भी खाना ऐड कर दोगे तो आप आपके मैदे को आराम नहीं दे रहे हो,
बल्कि ज़्यादा काम दे रहे हो। काम दे रहे हो, सही। तो ये तो मुनासिब नहीं है कि इफ्तार से लेके रात को सोने तक के छोटे से अरसे में अगर आप 3 बार का खाना घुसा दोगे तो फिर वो डाइजेशन करना बॉडी के लिए भी आजमाइश वाला काम होगा। सही। तो इसलिए मेरी सलाह तो ये है कि इफ्तार थोड़ा सा लाइट हेल्दी, जिस पे फ्रूट में कंसंट्रेशन रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स में कंसंट्रेशन रखें, फिर जो है मगरिब की नमाज अदा करने के बाद कुछ अरसे बाद जो है वो आप डिनर ले लें। ये मेरी मेडिकल राय रहेगी। अच्छा, डिनर के हवाले से भी मैं चाह रहा था कि अगर आप थोड़ा यूँ तवज्जो दें, क्योंकि चले डिनर तो माशाल्लाह है ही है और सारी चीज़ें, और तरावी करने के बाद एक हल्की सी भूख तो लगती है, ये मेरा भी अपना कुछ एक्सपीरियंस है। लेकिन अब ये तो मैंने ऐसे भी देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो डिनर नहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो डिनर करती है। तो अब ज़ाहिर है बैलेंस डाइट, इस चीज़ का ना तो बैलेंस सहरी थी, बैलेंस इफ्तार था, रात का खाना ये कितना बैलेंस्ड होना चाहिए। और मुझे लगता है 3-4 घंटे का ड्यूरेशन गुजरता है, बहुत ज़्यादा अगर गैप करें तो 3-3.5-4 घंटे का गैप गुजरा है इफ्तार से डिनर के बीच में। तो अब क्या ऐसा खाए जो बैलेंस्ड हो, सेहतमंद हो, और हम जो है वो आगे कल दूसरे दिन जो है वो इससे अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके और ये हमारे लिए कोई बीमारी की वजह ना बने। जी, कॉन्सेप्ट तो वही है जो सहरी में था। पहला तो हमने कैलोरी का बजट बना लिया था, उस कैलोरी के बजट के अंदर हम लोग रहेंगे। दूसरा जो चीज़ है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जंक फूड, फ्राइड फूड वगैरह इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हम लोग नहीं लेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो ये सिमिलर रहेगा, ऐसा ही है। सिर्फ कंपोजिशन चेंज किस हिसाब से होगा कि जो लोग मगरिब और इशा के बीच में खाना खाते हैं तो उनका कंपोजिशन थोड़ा सा अलग होगा, और जो तरावी के बाद खाना खाते हैं उनका कंपोजिशन थोड़ा सा अलग होगा। सही। जो तरावी के बाद खाना खाते हैं उनको इफ्तार थोड़ा सा हेवी वो कर सकते हैं, और तरावी के बाद वाला खाना थोड़ा वो लाइट करेंगे, थोड़ा वो क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि फिर सहरी उनको करनी है और सहरी के बीच में ज़्यादा वक्फा बचा नहीं है। और जो मगरिब और इशा इन दोनों के बीच में खाना खा रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो खाना अच्छी क्वांटिटी में, कैलोरी बजट के अंदर, लेकिन प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा से ऐड करके वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ना, एक आसान लैंग्वेज में अगर हम लोग बताएं कि वैरायटी कैसे रखी जाए खाने के अंदर, तो वो वैरायटी रखने का एक तरीका ये है कि आप अपने प्लेट को कलरफुल बना दो। कलरफुल की मिसाल ये है कि आपने ककड़ी ले ली, गाजर ले लिया, टमाटर ले लिया, कुछ फ्रूट्स ले लिए, तो आपने अलग अलग कलर्स अपने प्लेट के अंदर ऐड कर लिए। तो जितने ज़्यादा नेचुरल कलर, मतलब ये नहीं कि कोई कलर डाल दे, नेचुरल तौर पे जो खाने की चीज़ें, फूड एसेंस का बहुत कल्चर चला है, इतना कलर पड़ेगा कि समझ में भी नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो कलरफुल बनाने का मतलब ये कि नेचुरली जो अलग अलग तरह के फ्रूट, सब्जी, ये सारी चीज़ें वो ऐड करें। तो जितना आप थाली को अपनी कलरफुल बनाओगे ऑटोमेटिकली अलग अलग न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। तो ये आपको ऐड करने हैं आपके डिनर के अंदर, कैलकुलेट करके कि पूरे दिन भर में मैंने क्या खाया और क्या मुझसे छूट गया था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रुप्स अलग अलग ऐड करें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स वगैरह ये जो कहे हैं वो सारे फूड ग्रुप्स। और इसके अलावा मैंने ये बताया कि कलरफुल चीज़ें ऐड करें। कुछ चीज़ें आप दूध और दूध से बनी हुई भी ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे छाछ जो है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, छाछ आप ले सकते हो। दूध जिसको पसंद है दूध ले सकते हो। दही भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो दही सबको रास नहीं आता, तो जिनको दही अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है वो लें। और रात में खाने से अच्छा है कि दिन में लें, सहरी के टाइम पे लें तो ज़्यादा बेहतर है। रात के वक्त में दही कम खाएं या ना खाएं तो बेहतर है। माशाअल्लाह करीम। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तवज्जो भी दिलाई है और मैंने अमल की नीयत कर ली है। उम्मीद है आपने भी देखते ही अमल की नीयत कर ली होगी कि अपना एक पैटर्न डिज़ाइन कर लेंगे कि मुझे मेरे वेट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मेरा अगर 30 kg मेरा वेट है तो उस हिसाब से मैं कैलोरीज डिफ़ाइन कर लूँ कि भाई मेरे को इतना फ़ैट लगेगा, मुझे इतना प्रोटीन लगेगा और इतना जो है मुझे कार्बोहाइड्रेट लगेगा, और उस हिसाब से फिर आप माशाल्लाह ईटिंग शेड्यूल रखें। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन डॉक्टर साहब आपसे चाहिएगा, क्योंकि एपिसोड का वक्त लिमिटेड है और सारी चीज़ें, फूड कल्चर और ये ऑन पीक है, और मेट्रो सिटीज़ में ऑलरेडी जो है वो खाने की बड़ी बड़ी गलियां होती हैं और खाने का एक अच्छा अपना एक निज़ाम बना होता है। फूड कल्चर को मैं नेगेटिव बात करना मुनासिब भी नहीं समझता। मैं चाहता हूँ, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने खाना भी खाया है, अब मैं बाहर जाकर कुछ फूड कल्चर भी जो है वो एंजॉय करूँ। तो आप मुझे किस तरह से गाइड करेंगे? अगर आप मुझे मना भी करना चाहें कि भाई, तो बिल्कुल मना कर सकते हैं, और जो मेडिकल साइंस है वही बताएंगे ज़ाहिर आप। तो क्या होना चाहिए? क्या मैं रोज़ाना करूं या हफ्ते में एक बार करूं या महीने में एक बार करूं तो चल जाएगा? रमज़ान का तो महीना है, ये शाही टुकड़े और ये दूसरी डिशेस ये माह रमज़ान में स्पेशली हमें हासिल होती है, क्या करना चाहिए? जिसमें भी जो है
दरमियानी रवैया जो हम लोग हमेशा बात करते हैं वही रखना है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कभी कभार एंजॉय करने वाली चीज़ होती है। ऐसा ही है। जैसे ईद का शीरकुरमा या ईद की बिरयानी आप साल में 2 बार एंजॉय करते हो, उसको अगर रोज़ाना बनाने लग जाओगे तो फिर उसमें नॉवेल्टी भी नहीं रहेगी, मज़ा भी नहीं आएगा। ऐसा ही है। तो ये चीज़ें जो हैं इसको कभी कभार करने वाली हैं, जिसको आप चीट डे करते हैं, डाइट की लैंग्वेज में चीट डे, कि 6 दिन ऐसा आपने ही। डाइट किया तो एक दिन आपने थोड़ा सा कुछ अलग खाया। तो हफ्ते में एक आध बार करने में कोई इसमें परेशानी नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि आप हेल्दी हो और कोई बीमारी नहीं है आपको, आप हेल्दी हो तो आप हफ्ते में एक आध बार इस तरह से थोड़ा बहुत जंक फूड या फास्ट फूड एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसको हद से ज़्यादा नहीं करना है। और कई जगह पे ये भी देखा गया है कि उल्टा बिल्कुल हो जाता है कि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा होता है और घर का खाना उल्टा कम हो जाता है। अल्लाह, ऐसे भी कई लोग देखने ऐसे ही है, मिलते हैं, क्योंकि आजकल जो काम है, काम के तौर से ट्रैवलिंग है, ऑफिस का वर्क है, तो इसमें घर से टिफ़िन लेके जाना वगैरह ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं। बाहर का ही खाना काफ़ी बार ज़्यादा होता है और वहीं से जो है वो बीमारियां सब शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यूं समझ लीजिए कि एक तरह से हेल्थ की जड़ है, और अगर जड़ें आप ख़राब करोगे तो हेल्थ ख़राब होनी ही है। बल्कि मैंने ये सुना है कि जो है वो पेट सलामत तो जिस्म सलामत। पेट में अगर बीमारी दाखिल हो गई तो जिस्म को ये फिर बीमार करना शुरू कर देती है। तो नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी हुई, बहुत सारी चीज़ों को हमने समझने की कोशिश भी की, और आज मकसद यही था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन डाइट के ज़रिए से हमारी सहारी और इफ्तारी को कुछ सेट करें। और आप माशाल्लाह डॉक्टर तनवीर सर को सुनते ही हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ में भी सुना, और रमज़ान और सेहत ये स्पेशल जो है वो नशिस्त हम आप लोग के लिए लाते हैं। अब ज़ाहिर है क्योंकि वक्त शॉर्ट है और बात बहुत सारी करनी है, तो अगले एपिसोड के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर रमज़ान और सेहत से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आपको हेल्दी रखने के लिए, आपकी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए हम फिर कुछ ऐसा डिस्कशन करें जो आपको और आपकी सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। तो इस तरह की मालूमात के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए FGN चैनल, और दूसरों को रिकमेंड भी करते रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे प्रोग्राम का जो लिंक है ये आप अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हेल्दी रहें, वो भी सेहतमंद रहें, और इसकी बरकत से माशाल्लाह बीमारियां दूर हों और रोज़ेदारान की जो तादाद है वो बढ़ती चली जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। मरहबा मरहबा आमद रमजान है, मरहबा खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है, मरहबा तुझ पे सबके जाऊं रमजान तो अज़ीम शान है, तुझ में नाज़िल हक़ तआला ने किया कुरान है। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा।